अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद इदारा हुआ? जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इन सारे सियासी रहनुमाओं, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना, ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद सीनियर सियासतदान और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जिस अंदाज में पुलिस ने गिरफ्तार किया, इस पर कुछ क्वार्टर्स ने मजम्मत की है, जबकि कुछ का ख्याल है कि ये मकाफाते अमल है। जो भी हो, पुलिस का ये तर्ज अमल इंतहाई काबिल अफसोस था और ये मुल्क के सियासी कल्चर के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। लेकिन पुलिस का ऐसा तर्ज अमल भी इंतकामी सियासत की कोख से परवान चढ़ा है, जिससे ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर सियासत जो है वो इसी तरह इसी दायरे में घूमती रही तो फिर जमहूरियत कैसे मजबूत होगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो हैं वो साहबजादी भी हैं। थैंक यू वेरी मच मेहरबानो कुरैशी साहिबा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेहर साहिबा, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक चीज़ जो बार बार अब ये कही जा रही है, गो कि इसका पहले जो है वो ग़ालिबन 6 जून से पहले किसी मुकदमे में इस तरह शाह साहब नामजद नहीं थे, 9 मई के हवाले से नामजदगी उनकी नहीं थी जो अब बनाया गया उनके ऊपर। लेकिन आप लोग तो बतौर एक ख़ानदान, बतौर एज एन इंडिविजुअल शाह साहब कंडेम भी कर चुके हैं 9 मई को, और मुतअद्दिद बार जो है वो कंडेम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ज़ेरे अताब इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हो रहा है वो उसी का एक जो है वो फॉल आउट कहा जा रहा है। कंडेम आपने भी किया, कंडेम कुछ और लोगों ने भी किया, लेकिन डिफरेंस ये था कि जिन दूसरों ने कंडेम किया उन्होंने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या आप समझती हैं ये एक वो मिसिंग लिंक है जिस पे शायद आप लोगों को आप पे प्रेशर आ रहा है, या ये वो वजह है जिसकी वजह से आप ज़ेरे अताब हैं? डिफरेंस ये है। Assalamualaikum Maria, first of all thank you for having me on your show. Pleasure. And आपके सवाल का जवाब देते हुए जो असल लम्हा फिक्रिया वो ये है कि 9 मई को जो सानिया हुआ उसकी हम सब ने पुरजोर मजम्मत तो की है। पाकिस्तान में कोई नहीं है जो ये समझता है कि अच्छा हुआ या ऐसा होना चाहिए, मगर उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो कुछ लोग मजम्मत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके ऊपर फिर कोई FIR ही नहीं है अगर वो पार्टी तब्दील कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आर वी पनिशिंग द क्राइम और आर वी पनिशिंग पीपल फॉर बीइंग इन अ पर्टिकुलर पार्टी? क्योंकि देखिए, अगर ये हम तस्लीम करते हैं कि ये एक सानिया हुआ और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट था और इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो फिर हमें एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन करके इस तक पहुंचना ज़रूरी है कि कौन इसका ज़िम्मेदार था, उसको उसको हम सज़ा दें ताकि इस तरह ना हो, ना कि हम इसको सियासी इंतकाम का एक टूल बना के इस्तेमाल करें। क्योंकि फिर जो है ना जो हम बात करते हैं कि इस तरह के सानिया नहीं होने चाहिए, तो उसकी हम रेड लाइन नहीं बना रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह चीज़ें करें भी, उसकी मजम्मत करके पार्टी तब्दील कर लें, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें कर सकते। आई मीन व्हाट्स द मैसेज? द मैसेजिंग हैज़ टू बी क्लियर कि प्रॉब्लम है कि इस तरह आपको जो आपकी कौमी तनसीबात है, चाहे फ़ौजी हों या रियासती हों, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। दैट शुड बी द मैसेज कि आप नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये हम सब का मुल्क है। बिल्कुल, वेरी लॉजिकल एनालिसिस, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, तो फिर आप ये समझती हैं कि आप में और वो जो दूसरे लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनमें सिर्फ फ़र्क फिर एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है? आप समझती हैं आज शाह साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो शाह साहब की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? दो पहलू हैं इस जवाब के। फर्स्ट ऑफ ऑल मारी, जैसे कि आप खुद जानती हैं, मेरे वालिद को नामजद किया गया है 9 मई केसेस में, मेरे भाई को भी इन्वॉल्व किया गया है 9 मई केसेस में, और दोनों का कोई किरदार नहीं था
9 मई में। ये वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने एक्चुअली तहकीक की है। जैसे कि मेरे वालिद ने जज साहब के सामने भी कहा कि कुछ बहुत अहम लोग हैं जो मुझे खुद बता चुके हैं कि हमारी तहकीक के बाद हमें ये पता चला कि आपका कोई किरदार नहीं है। तो फिर, और मेरे भाई का भी इसमें कोई किरदार नहीं था, तो फिर इनको आप क्यों इस तरह मुलव्विस कर रहे हैं? आपको तो सराहना चाहिए है कि कोई अपने असूलों पे खड़ा है। देखिए, मेरे वालिद ने बहुत ही क्लियरली इन क्लियर टर्म्स उन्होंने ये स्टेट किया। हम जब जेल कोर्ट में थे अडियाला के अंदर, वहाँ पे खान साहब भी बैठे थे, उनकी फैमिली भी मौजूद थी, हम भी थे, और उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सब यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा असूली मौक़िफ़ है, मैं किसी की ज़ात के लिए नहीं कर रहा। मैंने जो स्टैंड लिया है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। मैं अपने मुल्क का जो भी मैंने इक़दाम उठाए वो मैंने अपने मुल्क की खातिर, अपनी हल्फ की पासदारी करते हुए, अपने ओहदे की हदूद में रहते हुए किया। तो मैं तो उस असूल के साथ खड़ा हूँ। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि पाकिस्तान में अभी भी कुछ सियासतदान हैं जो असूलों पे कायम हैं, और हमें ऐसे सियासतदानों की और ज़रूरत है जो असूल की सियासत करें, जो असूल पे बात करें, क्योंकि वो रियासत को वो ही और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा मेहरबान साहिबा, जैसे शाह साहब ये बात कर रहे हैं, उन्होंने खुलेआम भी बात की, उन्होंने कहा कि जी, और उनका बयान ये कोट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने जो करता धरता है उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा जी 9 मई आप मुलव्विस नहीं, और आपने भी ये बात अभी की। तो क्या शाह साहब ने फिर पूछा कि फिर मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, या आप लोगों ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ये सवाल किया, और क्या उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं जी, मैंने तो नहीं पूछा, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं था कि वो इन केसेस में मुलव्विस है। जब तक उस दिन जब उनकी रिहाई का ऑर्डर साइन हुआ और हम गए अडियाला, हम तो असल में साइफर केस की ट्रायल अटेंड करने गए थे, क्योंकि हमें जहाँ तक मालूम था उनको 3 MPO के ऑर्डर के तहत नज़रबंद कर दिया गया था। तो हमें तो मालूम भी नहीं था कि वो जो ऑर्डर है वो वापस ले लिया गया है। तो जब हम गए वहाँ पे जज साहब नहीं आए, हमने बख्तरबंद गाड़ी देखी दूसरे गेट पे, तो हम वहाँ गए पता करने कि हमें खदशा था कि शायद ये शाह साहब के लिए ही है। तो हमने जाके उनसे पूछा कि आप शाह महमूद कुरैशी के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो नहीं मालूम। तो हमने कहा शायद आप उन्हीं के लिए आए, कहाँ लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ नहीं मालूम। इतनी देर में हमने देखा कि बाबा बाहर आ रहे हैं। अब वो बाहर आए हैं और वो उन्होंने, और इसमें मैं ये भी बताती चलूँ क्योंकि मैं आज पढ़ रही थी टिकर्स के एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इस तरह उन्हें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए था अरेस्ट को, तो ऐसे करेंगे तो फिर ऐसे तो होगा, उन्हें साथ चले जाना था जैसे हम लोग भी गए। तो जी बहुत ही मिसालें, बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं पास में, कितनी दफ़ा अरेस्ट हुए हैं। वो तो उनमें से हैं जो अपने अरेस्टिंग ऑफिसर का हाथ में ला के गाड़ी में बैठे हैं, उन्होंने कभी रेजिस्ट नहीं किया अरेस्ट को। कोई सियासतदान नहीं करता अरेस्ट को रेजिस्ट। तब भी वो अरेस्ट नहीं रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर आए। अभी वो अडियाला जेल की हदूद के अंदर खड़े थे, तो उन्होंने कहा जब तक मैं इस हदूद में खड़ा हूँ मैं एक आज़ाद आदमी हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। जब मैं क्रॉस करूँगा तो ये ज़रूर मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे कोई शिकवा नहीं है, बेशक कर लीजिए। मगर अभी मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, मैं प्रेस से मुखातिब होकर कुछ बात करना चाहता हूं। तो उन्होंने बात करने की कोशिश की, और उस बात का पता नहीं उन्हें क्या खौफ था कि वो क्या कह देंगे, तो ये पुलिस वाले बदतमीजी से सामने आए और धक्का दिया, और फिर धक्के देते हुए उन्हें घसीटते हुए ले गए। तो वो रेजिस्ट अरेस्ट नहीं कर रहे थे। और तब हमें मालूम हुआ जब हम वापस गए कि उनका जो अरेस्ट है वो MPO के तहत तो नहीं है, MPO तो खत्म हो गया ऑर्डर, वो तो किसी और FIR में उनको नामजद किया है। जब हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए रावलपिंडी में जिस दिन उनको पेश किया गया, तो वहाँ हमें जाके मालूम हुआ कि जी 12 मजीद पिंडी की FIRs में उनका नाम दर्ज हुआ है, और एक अटक में भी हो गया है। तो वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए जज साहब के सामने, और इसीलिए जज साहब ने फिजिकल रिमांड नहीं दिया, जुडिशल रिमांड पे भेजा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जो दलाइल है उसमें वजन नहीं था। उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा कि ना कोई शवाहिद थे, ना जो ओरिजिनल चलान है उन FIRs का उनमें शाह महमूद कुरैशी का नाम है, किरदार का जिक्र है, ना ही जो IO की रिपोर्ट है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इनका कोई किरदार है। जो उनकी स्पीच का हवाला वो दे रहे थे कोर्ट में, ना उसका जिक्र है। तो ये तो उन्होंने बस रातों रात जेल में रखने के लिए फिर ये किया। फिर बेसिकली ये आप समझते हैं कि दिस इज टू कीप शाह साहब आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस बेसिकली?
جی جو بالکل بالکل، اور یہ جو آپ اطہر منالہ صاحب کا اضافی نوٹ پڑھیں، یہ اس آرڈر کی نفی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جینیون الیکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر یہ کسی جرم میں ان کو سزا نہیں ہوئی تو ان کو آزاد ہونا چاہیے ٹو میک اے جینیون الیکشن ریالٹی. بالکل. تو یہ ای سی پی پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ای سی پی کو خط بھی لکھا ہے کہ یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک شفاف اور منصفانہ الیکشنز کے لیے ان کی رہائی کو عمل میں لائیں. اچھا ای سی پی سے ماریا آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی کہنا گو ہیڈ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس انداز میں انہیں اریسٹ کیا گیا، جو بدسلوکی اور بدتمیزی انہوں نے کی، وہ اس سے پورا پاکستان شرمسار ہوا ہے. بالکل اس کو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی جو ہے گلوبل سٹیج پہ کنڈیم سے زیادہ ایک گلوبل سٹیج پہ، کیونکہ ہمیں آپٹکس کا ہمیشہ بڑی فکر رہتی ہے جب پاکستان میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ خواتین کو لے کے، جو میں نے تب بھی کہا. اینڈ یو نو اٹس کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ ایز اے وومن آئی فیل کہ ہم عورتوں کو ہمیشہ چپ کراتے ہیں. تو جب کوئی گینگ ریپ کا کیس ہوتا ہے، یا جب شرمین عبید صاحبہ کوئی ڈاکیومنٹری بناتی ہیں آن دا ریالٹیز ان پاکستان، ایسڈ اٹیک وکٹمز پہ، یا ملالہ کوئی بات کرتی ہیں، تو ہم تھو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے دنیا میں. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج یس آپ نے ایک اپنے 2 دفعہ منتخب وزیر خارجہ کے ساتھ آپ نے یہ بدسلوکی کی. ایک سینئر سیاستدان ہے، وہ ان کا ایک رتبہ ہے، ایک نام ہے پاکستانی سیاست میں، اور ان کا ایک طریقہ رہا ہے جو ہمیشہ شائستہ گفتگو کی ہے، لوگوں کو عزت دی ہے. یو نو ہی از اے تھارو جینٹلمن. اور ان کے ساتھ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جب ان کو دھکے دے رہے ہیں، وہ تب بھی بدتمیزی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں سر آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسے نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے میں صاحب، آپ نے ای سی پی بالکل ایبسلیوٹلی ٹیربل آپٹکس، آپ نے ای سی پی سے، آپ نے ای سی پی کو خط بھی لکھا ہے، آپ کی امیدیں ای سی پی سے کیا ہیں ویزا وی جو ابھی 30th کا ٹائم فریم ہے، جو اسکروٹنی کا ٹائم فریم ہے، اس کے بعد آپ کا کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ڈو یو تھنک بوتھ یور بردر اور آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے؟ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ جی کرنا تو چاہیے. دیکھیے کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ وہ نہ کر سکے الیکشنز کنٹیسٹ، نہ وہ کسی جرم میں ملوث ہیں، نہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. وہی کاغذات ہیں جو ہر سال جمع ہوتے، ہر الیکشنز میں جمع ہوتے ہیں. حال ہی میں بائی الیکشنز میں میرے بھائی کے کاغذات جمع ہوئے تھے، کوئی ان پہ کنٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا، کوئی ایشو نہیں تھا. اور اب بھی جو ہمارے قانون ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انلیس آپ کنوکٹ ہو چکے ہیں، آپ کو سزا مل چکی ہے، آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ جیل میں کیوں نہ ہوں، آپ الیکشنز کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو جواز نہیں بنتا کہ ان کو باہر رکھا جائے. بالکل نہیں بنتا، لیکن جس طرح چیزیں جو چیزیں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس میں آئی مین آف کورس اٹ ول بی شاکنگ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے، بٹ میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے کوئی سرپرائز یہ ہوگا. ان دیٹ کیس ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اس سے ماریا شفافیت سوری ٹو کٹ، جی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جو الیکشنز ہیں ان کی شفافیت پہ بالکل بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا، بہت بڑا سوالیہ نشان لگے گا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کنسیڈرنگ کہ آپ دونوں کی جو ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں. اگر دونوں کو جو ہے وہ انفٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو پھر کیا آپ کی فیملی کا کیا اگلا پلان کیا ہوگا؟ کس طرح اس کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے؟ دیکھیے کل کیا ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ ساروں کے کاغذات کلیئر ہوں گے، ہمیں یہ اجازت ملے گی جو ہمارا حق بنتا ہے پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، اور ایسے شہری جو ہمیشہ پرامن رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جو امن و امان کی بات کرتے ہیں، پروگریس کی، آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سیاست میں گفتگو سے آگے چیزیں بڑھانے کی بات کی ہے. مجھے امید تو ہے کہ سب کو اجازت ملے گی اور یہ ہمارے پیپرز اور اگر نہیں ملتی اگین ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو کیا آپ دونوں حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گی؟ جی پہلی بات تو ہم obviously اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر if it comes to it اور جیسے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی ہم ویسے ہی کریں گے. اچھا
मैं आपको ज़रा मेरे साहब सुनवाना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जहाँ बहुत लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, बहुत अनकंडेम कर रहे हैं, कुछ जो हैं उनका इस पे नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं, जो कुछ सारा पीटीआई के साथ हो रहा है उस पर वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुन लेते हैं। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी मेहर साहबा इस पे? मौलाना साहब की जो ये मौलाना साहब कह रहे हैं जी ज्यादती नहीं हो रही, प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब कभी कभी आपको शिकस्त अपनी नज़र आए तो फिर बौखलाहट का शिकार तो ज़रूर इंसान होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कल तक सिर्फ नौरीन रो रही थी, आज पूरी पीडीएम और उसके इत्तेहादी रो रहे हैं। सही, क्योंकि इन्होंने अपने हलकों में ज़रा जाना शुरू किया है, तो इन्हें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो आज इनको पता चल रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि अवाम इनसे बेहद गुस्सा है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी हमदर्दियाँ भी हैं तहरीक इंसाफ के साथ, और वो ये भी देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो असूलों के लिए लड़ रही है, जो कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ के लिए लड़ रही है। इसलिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ खिंचे आ रहे हैं। अच्छा, ये तो चलें बिल्कुल, ये ग्राउंड पे भी जो है वो चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि ऑब्वियसली पीडीएम की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें उन्होंने वो डिलीवरी नहीं की, और अब वो 2013 का ही जो है वो हवाला देते नज़र आते हैं। हैविंग सेड दैट, इस पे जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है उनका ये कहना है कि जी अगर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोट करूँगी, उनका ये कहना है कि जी अगर 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी मांग लेती है, कंडेम नहीं करे, माफ़ी मांग ले इस पर, ठीक है, तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई अलायंस की बात जो है वो की जा सकती है। इस पे क्या कहेंगी? मगर हम अलायंस करना नहीं चाहते, तो वो बेशक जो भी डिमांड्स करें, मगर अलायंस कर कौन रहा है? और आप बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी की थोड़ी बात कर लें। उन्होंने अपना मंशूर अभी अनवेल किया है। दूसरी तरफ PMLN है जो अभी लोगों से मशावरत कर रही है, पब्लिक से कह रही है कि हमें ओपिनियंस दें आपके कि क्या मंशूर होना चाहिए। एक के पास मंशूर नहीं है, दूसरे का मंशूर उठा के देखो तो बातें तो बड़ी अच्छी हैं मगर कोई प्लान तो नहीं नज़र आता। वो 30 लाख घर बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने कहा 10 लाख बनाएंगे, तो उन्होंने कहा हम 3 लाख बनाएंगे। वो बात कर रहे हैं एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप जानती हैं 20 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो मुख्तलिफ अखबारात में, तो जो सबसे ज़्यादा गो स्कूल्स हैं इस वक्त वो सिंध में पाए जाते हैं। तो PPP is always good in a form but not so good in substance। तो जब सब्सटेंस देखा जाए तो खोखले हैं, उनके लफ्ज़ खोखले हैं। दूसरा उन्होंने बात की है कि वो मंशूर में लिखा है कि वो सैलरीज डबल करेंगे, बहुत सुनने में अच्छी बात है मगर खुदारा कैसे करेंगे। तीसरी उन्होंने बात की है कि 300 यूनिट से नीचे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं घर हम मुफ्त करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए, लोगों की इसी तरह इमदाद करनी चाहिए, मगर बताइए कि कैसे करेंगे। बिकॉज मैंने कहीं पे पढ़ा था और मैंने लिखा है, इस वक्त पाकिस्तान में 15 मिलियन लाइफलाइन हाउस होल्ड्स हैं। अगर हम उन सबको मुफ्त बिजली दें तो उसका जो कॉस्ट है सालाना वो 27 खरब रुपए बनता है, 27 खरब। और इस वक्त ये वो मुल्क है जिसका वर्ल्ड बैंक कह चुका है इनका इकोनॉमिक मॉडल नहीं सही। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें करनी चाहिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसने एहसास प्रोग्राम, एक सेफ्टी नेट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि हम गुर्बत की लकीर से लोगों को ऊपर लेकर आए, गुर्बत से निकालें। मगर हमारे पास फिर भी कोई प्लान था और हम करके दिखा रहे थे। ये तो हवा में बातें कर रहे हैं, मंशूर दे दिया, मगर मंशूर के अंदर ये भी बताए कि कैसे करेंगे, ये पैसे कहां से आएंगे। बिल्कुल, ये तो खैर लूप होल्स हैं, बट माजरत के साथ मेरा ख्याल है बहुत सारी पार्टी समेत आपके भी 90 डेज़ प्लान जो है वो आया, इस तरह कर लेंगे, इतने घर बना लेंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, वो चीज़ें नहीं होती। बट मेरा ख्याल है कि हमारी सियासत का ये, दिस इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन पॉलिटिकल पार्टी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आई थिंक नो मारिया, बट to be fair to PTI, we did try to walk the talk.
देखिए हमने सेहत कार्ड एहसास प्रोग्राम बहुत ही वाइड रेंजिंग प्रोग्राम्स थे। Otherwise, there are a lot of things that I can talk about. 10 मिलियन 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और पता नहीं और क्या-क्या चीजें थी, टैक्स नेट कैसे बढ़ाना था. Let's not go there. We'll talk about this some other day. Of course we can, but I just want to say on the record कि 3.5 साल की हुकूमत थी, उसके अंदर 1.5 साल कोविड में चला गया जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, मगर ये वो वाहिद मुल्क था जिसने कोविड को इस तरह हैंडल किया कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के एफर्ट को रिकग्नाइज किया, सराहा। तो गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। अगर कोविड ना आता और अगर ये no one stopped you from bringing about changes in the bureaucracy. वो मैं again वही मैं बात कर रही हूँ ना, जो चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी जो आप लोग कर सकते थे। Another time. That's exactly what I'm saying. So फाइनली मेरा ख्याल है जो मैं जिस पॉइंट पे एंड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जहाँ बहुत सारे सियासतदान इसको मकफ़ाते अमल कह रहे हैं, ऐसे इकबाल साहब की बात आपने की, वहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे सियासतदान जो कि आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट भी हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं जो शाह साहब के साथ हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें इस सियासत से, जो कि एक विशियस साइकिल हमें नज़र आता है, हर दौर में एक पार्टी जो है वो लगता है ज़ेरे अताब है और दूसरे जो हैं वो तालियां बजा रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए है, और यही वो बात है कि अगर बाकी सारी सियासी जमातें इस अमल से गुजरी हैं माजी में, तो आज उनको ये समझना चाहिए है कि हमें यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वरना नहीं तो ये दायरा यूं ही चलता रहेगा। और आज हमारे साथ हो रहा है, फिर कल किसी के साथ हुआ था, कल फिर इनके साथ दोबारा होगा, तो इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर, और हम सबको यकजा होके इसको कंडेम करना होगा। आज डॉन की अखबार में एक एडिटोरियल भी था कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में, और उन्होंने यही मेरे वालिद के साथ जो सलूक हुआ उसको एग्जाम्पल बनाकर बात की, क्योंकि ये सिर्फ एक साबिक वज़ीर ख़ारजा की बात नहीं है, ये सिर्फ मेरे वालिद की बात नहीं है, ये बात है कि कस्टडी में इस तरह स्पेशली जो सियासी प्रिजनर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए है। जिस तरह उनके साथ बदसलूकी की गई टीवी कैमरास के सामने, और उसके बाद थाने में रात को जिस तरह बदतमीजी कह रही हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। ये एक विशियस साइकिल नहीं चलना चाहिए। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को एक नए सेगमेंट में लेकर जाएंगे, नए मेहमान होंगे हमारे साथ। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, 8 फरवरी के आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गर्मा गर्मी में तेजी आ रही है, इल्ज़ामात की धूल उड़ रही है, जिसकी जद में हर इदारा आया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से शिकायत हैं, तो नून लीग ने अदालतों से गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कुछ रोज़ से आला अदालतों से आने वाले फैसलों पर नून लीग ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि तराजू का पलड़ा लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें मौलाना साहब भी कर रहे हैं। याद रहे, ये वही जमातें हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तनकीद कर रही थीं, जबकि आज वो ईसीपी की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ सियासी जमातों में कोई अदालतों और कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर सवालात उठा रहा होगा, और दूसरी तरफ ईसीपी अदालतों के फैसले को अपने काम में मुदाखलत जो है वो समझ रहा होगा, तो जबकि इस वक्त अगर देखा जाए, अदालतें इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हुकूमत के इक़दामात पर अदम एतमाद भी कर रही हैं और इज़हार बरहमी भी जो है वो कर रही हैं, तो क्या इस माहौल में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? दैट इज़ द मिलियन डॉलर। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे इस सेगमेंट में राना एहसान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और साथ ही साथ शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनवा देती हूँ आपको कि शहबाज शरीफ साहब के शिकवे हैं, ज़रा उस पर चलते हैं। फिर ऐसे फैसलों से जहाँ पर तरफदारी की बू आती है, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। अच्छा राना साहब, फैसला ये क्या हमारी क्यों बन गई है, हमारी जो सियासी जमातें हैं उनकी ये तर्ज सियासत में क्यों ये चीज़ आ गई है कि अगर फैसला मुताबिक आए तो बहुत अच्छा है, फैसला
अगेंस्ट आए तो बहुत बुरा है, और मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा तासुर मिल रहा है कि अगर 2-3 फरीक हैं इलेक्शन की रेस में और एक फरीक से किसी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है, मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा ये है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन तासुर ये आ रहा है कि यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड इस चीज को समझा जा रहा है कि नहीं जी, वो रेस में उसी तरीके से दौड़े, जो कायदा कानून रूल रेगुलेशन वायलेट हुए वो मैटर नहीं करता और अभी आगे बढ़े। तो ये नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए है। अदालतों से क्या तासुर आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो अभी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, एक तो सिंगल बेंच का फैसला था और उस सिंगल बेंच से जो है वो एक तो रिलेशनशिप निकल आया कि पीटीआई कैंडिडेट से वो रिलेटेड हैं, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। दूसरा जो है ज्यूरिसडिक्शन का इशू है कि अगर ईसीपी है और ईसीपी जो है वो पूरे मुल्क के लिए वो जो है फैसले कर रही है, इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, तो क्या लोकल कोर्ट्स, बाई कोर्ट्स जो हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं उनके फैसलों पे? और अगर वो करते हैं तो फिर क्या ईसीपी जो है वो हर सूबे में कैसे चलेगी? तो ये भी इशू आ रहा है। और बात ये है कि अगर चीजें वायलेट हुई हैं तो फिर ये क्यों कोशिश की जा रही है कि वायलेशन के बावजूद 9 मई का अगर वाकया हुआ है या फॉरेन फंडिंग हुई है या तोशा खाना हुआ है, तो इन सब चीजों को हम कबर्ड में बंद कर दें, लॉक कर दें और हम आगे करें। माज़रत के साथ तो आपकी बातों से मुझे ये परसेप्शन मिल रही है कि शायद आपको लग रहा है कि इस मुल्क में एक कोई नई ड्राई क्लीनिंग मशीन दोबारा से जो है वो सरगर्म होने वाली है। देखिए, बात ये है कि हम तो कहते हैं कि किसी को ना बूंद ज्यादा ना बूंद कम जो है वो जो किसी को सजा मिलनी चाहिए और ना किसी को इंसाफ में कोई कमी मिलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा तासुर मिले कि ये चीजें मैटर नहीं करती, 9 मई क्या बड़ी बात है, ये तो जो है कोई बिल्डिंग्स जला दी, कुछ कर दिया, तो उससे क्या होता है, आगे बढ़े। अब तोशा खाना है तो क्या बड़ी बात है, आगे बढ़े। बेल होनी चाहिए है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डेफिनेशन डॉक्टर साहिबा मैंने आपके सामने रखी है, मैं समझता हूँ वो होनी चाहिए है जहां कायदा कानून अगर तोड़ता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिर हमें ये जो जुडिशरी से ये एक तासुर मिल रहा है कि जो है कोई लाडला है और वो जो मर्जी करता फिरे, जैसे मर्जी कानून को तोड़े, तो कोई मसला नहीं है। ये इलेक्शन जो है उसके अंदर हमें कोई खौफ फिक्र नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। फिक्र तो लग रही है, फिक्र तो लग रही है। आज सवालात जो है वो ये भी उठ रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट पे सबसे बड़ा आपका सवाल जो है, मैं आगे भी आऊंगी इस पे, वो ये है कि जी पूरे मुल्क के लिए वो किस तरह फैसला कर सकते हैं। और जाहिर है उन्होंने बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला दिया है वो इट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। इस मुल्क में तमाम पार्टीज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे कराती हैं ये हम सबको पता है। पता भी नहीं होता, लोग जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन के जो हैं वो पता, एक वो आपके हाथ में जो है वो नोटिस दे दिया जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, कौन सी वोटिंग होती है, क्या होता है। शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा, क्या ये क्यों मौलाना साहब इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि एक वो ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से, कुछ सियासतदानों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को आप सुन चुकी हैं, बातों से ये तासुर मिलता है कि इनको शायद ये डर लग रहा है कि शायद एक और कोई ड्राई क्लीनिंग सर्विस जो है वो शुरू होने वाली है। क्या आपको भी इस तरह के कुछ खदशात हैं? आपको लगता है कि इस तरह का कोई प्लान माइट बी इन द ऑफिंग? अच्छा, देखें, एक बात तो पहले मैं यही करूंगी कि पेशावर हाई कोर्ट पूरे मुल्क के लिए कैसे फैसला दे सकती है। और दूसरी बात ये कि ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही गई थी कि इलेक्शन कमीशन को खुद फैसले करने हैं और दूसरी तरफ से उन पर फैसले ना थोपे जाएं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि अब हमें ये देखना है कि कब कब क्या क्या कौन लाडला हो रहा है। जब एक तरफ कोई लाडला होता है तो दूसरी तरफ से शोर उठता है, दूसरी तरफ लाडला होता है तो तीसरी तरफ से शोर उठता है। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे, उनको प्रोटेक्टेड बेल मिली तो
ज़ाहिर शोर मचा के इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको सज़ा हुई थी तो बाकायदा अदालत ने फैसला दिया था कि पार्टी की मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते, पार्टी के फैसले नहीं कर सकते। लेकिन आज जो है वो अदालत कह रही है कि भाई उनसे मिलने दिया जाए, उनको फैसले करने हैं, उनको टिकट देना है। तो मामला तो अजीब से है ना कि आप वक्त के साथ अजीब अजीब से लाडलापन हो रहे हैं, हर एक का अपना मेयार है। एक तरफ जो है पहले भी सबसे पहले आवाज़ बुलंद की थी नदीम चंद ने कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब को हथकड़ी लगा के ला रहे हैं हम। फिर अभी जो कुछ हुआ उस पर हम सब ने मजम्मत की है। तो हर एक ने अपना अपना कुछ शायद मेयार हो गया है कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छा नहीं लगा। सब जो कुछ मुख्तलिफ औकात में हुआ जो मैंने बात की। और अब एक बात और भी कही जा रही है कि उनका भांजा वांजा भी कोई पीटीआई से लड़ रहा है और इस तरह से। तो ये बड़े हमारे यहाँ मसले आ रहे हैं। कभी कहीं से लीक हो जाती है कि माशाल्लाह भी तो नहीं लगा रहे, यूँ हो जाएगा। कभी कहीं से आता है जी हमें सुरखरू नहीं बल्कि सरखरू कराना है, यूँ करेंगे यूँ करेंगे। तो ये जो रिश्तेदारियाँ जो है ना ये हमला आवर हो रही हैं जस्टिस के डिसीशंस पे। और कभी सियासतदान जो हैं वो हमलावर होते थे जस्टिस पे कि ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दो। तो एक ऊंचा नीचा मसला चल रहा है, कभी एक साइड पलड़े बहरहाल बराबर नहीं है, कभी एक साइड से झुक रहा है, कभी दूसरे साइड से झुक रहा है। और सूरत हाल अच्छी नहीं है। सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन रान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अगेन उसी पॉइंट पे जाऊंगी कि जिस चीज़ पर आपको एतराज़ है, चले वो रिश्तेदारी तो एक अलग चीज़, वो अपनी जगह, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ पे आप एतराज़ उठा रहे हैं वो इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला है कि जी पूरे पाकिस्तान के लिए किस तरह डिसाइड हो सकता है इंटर पार्टी इलेक्शंस। यू एंड आई बोथ नो कि पार्टीज़ में हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सिवाय एक के जमात इस्लामी के, हर पार्टी में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो उसमें ये कंटेस्ट करना कि जी इलेक्शन सीख नहीं हुए और उनको निशान नहीं मिलना चाहिए, वैसे तो ये हरबे पहले भी आजमाए जा चुके हैं। आपसे जो है वो आपका निशान ले लिया, उसके बाद शेर आ गया। पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया, तलवार का निशान ले लिया, तीर आ गया। तो कोई उसमें कोई ये सियासी हरबे जो है वो काम कभी किया नहीं है उन्होंने। अल्टीमेटली दैट पार्टी बाउंसेस बैक स्ट्रॉन्गर। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो आइन है PMLN का वो अप्रूव्ड है इलेक्शन कमीशन से। इसी तरह हम तो समझते हैं कि हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन एक्ट के अंदर है वो भी फुलफिल करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन हमारी स्क्रूटनी करता है इलेक्शन की तो हम और उसमें कोई गलतियां निकालता है तो हमें उसको अमेंड करना चाहिए और रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। और अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो फिर डेफिनेटली जो ECP है वो इख्तियार रखता है कि वो उस इलेक्शन को माने या ना माने उस पराये के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये कहना कि कोई मसला नहीं है, सारी जगह इलेक्शन जो है वो खराब तरीके से कराया जाता है विद इन पार्टीज। पहली बात तो ये कि मैं तो समझता हूँ हमारी जमात में ऐसे नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना जवाब दे सकती है, PTI जो है उसकी स्क्रूटनी हुई। आपको एक नोटिफिकेशन नहीं मिला था जिसमें आपके 16 या 18 लोग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे और वो इलेक्ट होके नहीं सिलेक्ट होके आ गए थे? क्या ऐसे नहीं हुआ था? देखिए, हुआ होगा, मुझे वो स्पेसिफिक इंसिडेंट तो नहीं याद, लेकिन अगर कोई वायलेशन हुई और उसकी नहीं, लेकिन अगर उसकी कोई स्क्रूटनी होती है और उसमें गलती पाई जाती है तो हमारा ये फर्ज है कि हम उसे करेक्ट करें। साहब, यही तो मसला है कि जब गलतियां नजरअंदाज करनी हो तो बहुत चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, जब पकड़ना हो तो छोटी सी चीज जो है वो पकड़ी जाती है। इसीलिए मिसाल दी है कि आपसे जब आपका साइन ले लिया गया था, साइकिल ले ली गई थी और उसके बाद आपको शेर की तरफ जाना पड़ा था, इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। ये हर पे सब पे आजमाए जा चुके हैं बट ये कभी काम नहीं आते। सो यू नो वे इंसानिटी शायद इसी को कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट आप बार बार करते जाएं एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। मैं आपको एक और बात में करता हूं। देखें, बात ये है, अब ये जो PTI है उसका एक और मसला है। वो देखें, उसको ग्रे में खेलने का शौक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं खेलती। मिसाल के तौर पे 9 मई के वाकये हैं, वो कहते हैं हम कंडेम करते हैं, लेकिन फिर आगे ही वो कहते हैं कि ये जो वाकयात हैं ये तो लंदन प्लान थे और ये तो हमने किए ही नहीं। तो इसका मतलब राजा, मेरा ख्याल है ग्रे जोन में तो हमारी सारी पार्टीज खेलती है ना। आपकी पार्टी भी खेलती है, एक तरफ कहती है कि जी हमें एहतसाब करना होगा, दूसरी तरफ आपके पास 16 महीने होते हैं, आप कोई एहतसाब की बात भी नहीं करते।
नवाज शरीफ साहब एहतसाब की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भागे भागे जाते हैं, बयानिया बदल जाता है। ग्रे जोन में तो सारे ही खेलते हैं। दैट वुड आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते को यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहां मोस्ट पार्टीज जो हैं इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कंप्लेन कर रही हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, वहाँ पीपल्स पार्टी भी ये उनकी शिकायत हैं, बहुत देर से शिकायत हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट वो हर ऑप्शन को जो है वो वे कर रहे हैं और अपनी जो कैंपेनिंग है वो प्रॉपरली जो है वो नज़र आ रही है। उनकी शायद वाहिद पार्टी है जो इतनी एक्टिवली जो है वो कैंपेन कर रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक अनाउंसमेंट की, उस पर ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और फिर आगे चलते हैं। जहाँ तक तख्ते लाहौर की बात है, मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है। शहला रज़ा साहिबा, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पे ये तनकीद होती है कि पीपल्स पार्टी तो मतलब बिल्कुल ही जो है वो पंजाब में उसका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। मुझे ये बताइए कि सवाल ये हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है पीपल्स पार्टी में, जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, भुट्टो साहब की शहादत के बाद जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का हाल पंजाब में हुआ है, एक एक बंदे पे 200 और 150 मुकदमात थे, कोड़े, फांसियाँ, ये सब मिसिंग, तो ज़ाहिर है कि हर आदमी एक हद तक बर्दाश्त करता है। आज आप देख लें कि इतना मीडिया जो है प्रोएक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन क्या हाल हुआ बहुत सारा। तो लोगों ने बड़ा साथ दिया और इन सख्त हालात के बावजूद भी हम पंजाब में हैं, लेकिन जहाँ तक नून लीग है, JUI है, ANP है, ये सिंध में 10 साल से कहीं जगह नहीं बना सकी हैं, और JUI तो काफ़ी अरसे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद, क्योंकि ये देखते हैं कि बीबी साहिबा के पास भी टाइम नहीं था और जरदारी साहब सदर थे, और लेकिन चेयरमैन खुद टाइम देना चाहते हैं पंजाब में और लाहौर में ख़ास तौर पर, तो इसलिए हमें एक है कि हम टाइम देंगे। तो हमारे पास वर्कर है और बहुत ही बाकायदा जियाला है, बाकायदा जियाला है। रान साहब, आर यू वरिड? आपको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं? हम इनको खुले दिल से वेलकम करते हैं और हमें खुशी होगी कि बिलावल साहब अगर वहाँ आके कॉन्टेस्ट करते हैं, हम बिल्कुल थ्रेटन नहीं फील करते। और मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, मेरी बड़ी बहन है शैला रज़ा साहिबा, वो माइंड करेंगी कि, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी लाहौर में। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी लाहौर में। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सवाई जो पिछला मेरा ख्याल है बाई इलेक्शन था, शैला साहिबा, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। जी बोलिए। जी, ये हल्का जिसको चेयरमैन बिलावल ने मुंतखब किया है, कभी इस पे 5,500 वोट पड़े थे, लेकिन जब बाई इलेक्शन में ये 133 था तो इस पे 32,313 वोट पड़े थे। उसी तरफ आ रही थी। और ज़रा पार्टी इस तरह से रेडी नहीं थी इलेक्शन लड़ने के लिए, कारकुन उस तरह से रेडी नहीं थे। लेकिन अब ये 127 हो चुका है और चेयरमैन खुद उतरेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है और हमारा राइट है कि हम पाकिस्तान के हर हिस्से में इलेक्शन करें, चाहे ज़माना जब्त हो, चाहे जीते, चाहे कुछ हो। खड़े तो है ना आवाम में, कमरे में तो नहीं है ना खड़े। आप कह रहे कैंपेनिंग हम करेंगे, इट्स वर्थ अ शॉट, करना चाहिए बिल्कुल। चले, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन राज साहब, इसकी ये तो चले एक चीज़ अपनी जगह, अब आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बहुत देर से जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, शुरू से जो है वो इस पे जो है वो बोल रहे हैं। मौलाना साहब अपनी जगह कह रहे हैं, PTI वो हमारे सामने है कि उनको किस तरह जो है उनके साथ जो सलूक हो रहा है सारा। हैविंग सेड दैट, ये इलेक्शन हो जाता है तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी?
देखिए, हम तो डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और इस केयर टेकर सेटअप से कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। केयर टेकर को तो आज कोर्ट ने कह दिया है कि वो तो पार्टी नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद आपको ये पसंद ना आए, आप फिर कहे कि यहाँ पे भी कोई रिश्तेदारी है। नहीं, देखें, बात ये कि जिम्मेदारी उनकी है और जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को भी बुलाया जाता है इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम तो इसको प्रमोट करते हैं कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। बहरहाल मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले बात की थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, वो ये नहीं होती कि आप कहें कि जो मर्जी आप कानून वायलेट करें, आप धज्जियां उड़ाएं। तो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी नहीं होती कि लोगों से कागजात नामजदगी जो हैं वो छीन लिए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी नहीं होती कि जो उस्मान डार साहब के घर में हुआ, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसने, हमने उसके ऊपर किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। जब अगर दार साहब के घर में कोई गलत हुआ तो सबने कंडेम किया, अगर किसी से कोई कागजात छीने गए तो उसको सबने कंडेम किया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना, लोग पेपर जमा कराने जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी नहीं है ना। देखें, पेपर्स अगर मैं आपको अपने हलके का बताता हूँ, तकरीबन मेरे NA 104 के अंदर 18 से ज्यादा PTI के जो एफिलिएटेड लोग हैं उन्होंने अपने कागज जमा कराए हैं, वहां तो कोई मसला नहीं हुआ। अगर 1500-1800 सीट्स में 5, 10, 15 या 20 सीटों पे कोई इंसिडेंट्स हुए तो उनको डेफिनेटली नोटिस लेना चाहिए। यही वो चीजें हैं कि टिल सच टाइम दैट वी कॉल अ स्पेड, क्योंकि कल ये आपके साथ इस तर्ज पे नहीं हो रहा था जिस तर्ज पे PTI के साथ हो रहा है, तो कल वो तालियां बजा रहे थे, आज आप इसको कह रहे हैं, बिकॉज इसको समझा जाता है कि शायद ये मकाफाते अमल है या ये पलड़े जो है बराबर करने का एक तरीका है। बट आपने कहा, देखिए मेरा तो फिर वही पॉइंट है कि ग्रे में वो खेलते हैं और 9 मई ऐसा वाकया नहीं है कि जिसको ग्रे में खेला जाए। तो कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, वो कंडेम ही करना चाहिए और करते ही हैं सारे, लेकिन ग्रे में तो सारे ही खेलते हैं। ग्रे में आप भी बहुत खेलते हैं, मैं उसकी बात कर चुकी हूँ। मुशर्रफ साहिबा से क्विकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, लास्ट मिनट है। मुशर्रफ साहिबा, जितने एतराज़ात आ रहे हैं इसके साथ इस इलेक्शन की क्या साख बाकी रह जाएगी, मतलब इसकी सैंक्टिटी, क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? आज तो केयर टेकर्स के हवाले से देखिए, साख तो 2018 के इलेक्शन की भी नहीं थी, साख तो 2018 के इलेक्शन की भी नहीं थी, लेकिन हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मनाया। ऐसी हुकूमतें चलती नहीं हैं जिसको बनाकर दी जाए या जिसको किसी के सामने जो है ना उसको कहा जाए कि ये आप लाडले हैं, आपके मामला तय कर दिए, आप इससे मिलें, आप वजीर आजम बन जाएंगे। ऐसी चीज़ें चलती नहीं है। चाहे सब एक पेज पे भी आ जाए, वो पेज फट जाता है या उस पर कुछ गिर जाता है जिससे वो गल जाता है। तो बेहतर ये है कि का मतलब ये इंस्टेबिलिटी हमें जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी हम चाहते हैं वो हमें नहीं नजर आ रही। शरा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।